गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया ही होंगे। चलिए आज हम अपनी पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल की जो इकोनॉमिक सर्वे की क्लास है उसका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है ना। इससे पहले हमारी कितनी हो चुकी है, इकोनॉमिक सर्वे की काफ़ी क्लासेज हो चुकी है। तो अगर आपको देखना है तो पहल एकेडमी के प्ले लिस्ट पे यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो हम आर्थिक समीक्षा का जैसे आप सबको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंस है, चाहे वो प्रीलिम्स में देखें मेंस में देखें। तो हर पर्सपेक्टिव से 15 क्वेश्चन लगभग ऐसे आते हैं जो आपके प्रीलिम्स में आएंगे, ठीक है। तो आपको अगर प्रीलिम्स के करें या किसी के भी एग्जाम में हो तो आर्थिक समीक्षा ऐसी चीज है कि जहां से क्वेश्चन आपको उठाती है, आरपीएससी के द्वारा उठाए जाते हैं। और अगर मेंस में देखें तो मेंस का पूरा सिलेबस है वो हमारा इसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो 15 इसके हो गए, 15 करंट अफेयर के हो गए। तो हमारा फोकस क्या है कि लगभग ये 30 आपके जो क्वेश्चन आते हैं ना वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, इन्हीं से लीड मिलती है, ठीक है ना। तो आपके जो हमारे करंट अफेयर के क्लासेस बाय सुमन सांड करवाई जा रही है वो भी आपके पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप जो प्ले स्टोर है उस पे जाके पहल एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे हमारी जो आरएस का फाउंडेशन कोर्स है वो चल रहा है, तो वो 11,000 रुपये में चल रहा है, तो आप उसको भी कर ही सकते हैं। इसके अलावा हर टीचर है उसके अलग अलग, जैसे साइंस के अलग से है या फोर्थ पेपर है इसका आरएस का, तो उसके भी अलग से क्लासेस चल रही है, ठीक है ना। तो आप अगर खरीदना चाहते हो तो अलग अलग से भी कोई भी, अगर आपको ऐसे लगे कि भाई ये मेरा कमजोर है, जैसे इकोनॉमी में अगर मेरी कमजोर है, हालांकि इकोनॉमी की अभी हमने स्टार्ट नहीं की, जल्दी हम उसकी क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। तो जो भी आपको ऐसे लगे कि भाई जैसे साइंस मेरी कमजोर है या फोर्थ पेपर मेरा कमजोर है, तो अगर आप चाहे तो अलग से भी उसको खरीद सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पूरा का पूरा कोर्स भी आपको खरीद सकते हैं, कंप्लीट आपको करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो हुई हमारी बेसिक बात। अब हम अपनी क्लासेस पे आ जाते हैं। तो आर्थिक समीक्षा का हमारा, जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि मैं सेवा क्षेत्र को लेके आऊंगी, इससे पहले हम कृषि और उद्योग क्षेत्र को कंप्लीट कर चुके हैं, और जितने भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है राजस्थान में आधारभूत संरचना का वो भी हम कर चुके हैं। तो सेवा क्षेत्र में राज्य क्या क्या स्थिति है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सेवा क्षेत्र में राज्य के अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। सीधा सीधा सा क्वेश्चन है ये, नाम सीधा सा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राज्य में सेवा किस क्षेत्र का राज्य की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान है, तो सेवा क्षेत्र का योगदान है भाई, ठीक है ना। इतना बड़ा योगदान है, देख लो। हाँ चलिए अब है क्या, सेवा क्षेत्र में आती क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो हमारे सेवा क्षेत्र के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए मैं आपको सर्विस, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको सर्विस ही प्रोवाइड करवा रही हूँ ना, ठीक है। अगर आपको एजुकेशन से संबंधित सेवा है, या मान लीजिए कि ट्रांसपोर्ट हो गया अपने को, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा रहा है तो वो भी सर्विस हो गई, सॉफ्टवेयर हो गया तो वो भी सर्विस हो गई, ठीक है ना। तो ये सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, चाहे वो व्यापार, होटल, जलपान गृह कुछ भी हो, ठीक है। परिवहन, भंडारण, संचार, वित्तीय सेवाएं बैंक हमें प्रोवाइड करता है ना, या कोई भी बीमा सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, तो वो सब के सब क्या आता है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। स्थावर संपदा हो गई, आवासीय गृहों का स्वामित्व हो गया, पेशेवर सेवाएं हो गई, लोक प्रशासन, जो प्रशासनिक सेवाएं भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो क्या है, सर्विस से प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तभी उनका नाम हो गया। और अन्य सेवाएं, तो क्यों इसको वर्गीकरण मोटा मोटा इतना किया गया है, बाकी सेवा क्षेत्र बहुत ही व्यापक शब्द है, तो इसमें कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इसमें सेवा क्षेत्र के जो उप क्षेत्र है ये तो आपको बता दिया, इसमें सर्वाधिक योगदान किसका है ये आपको पता होना चाहिए। तो व्यापार, होटल और जलपान गृह है, ये पहले स्थान पर है 28.42% के साथ, ठीक है ना। कौन, व्यापार, होटल और जलपान गृह। हालांकि ये तो बहुत कम चांसेस है कि ऐसे पूछ ले कि सेवा क्षेत्र में घटते क्रम में बताइए कि किसका योगदान सर्वाधिक है, तो ये तो नहीं पूछा जाएगा। हालांकि कृषि क्षेत्र में और उद्योग वाले में जरूर पूछा जा सकता है। व्यापार, होटल, जलपान गृह पहले स्थान पर है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरे स्थान पर अन्य सेवाएं, ये 23.05 के साथ स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व और पेशेवर, येलो का है ना, ये देखिए ये आ गया 23.05 के साथ आ गया हमारा, ठीक है ना। स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व और पेशेवर सेवाएं इसके अंतर्गत आती है।
अन्य सेवाएं आती है जो तीसरे के अंतर्गत। हालांकि क्या कितना वर्गीकरण करे, ठीक है ना, सेवा क्षेत्र बहुत ज्यादा विस्तृत है, तो किस किस सेवा को इसके अंतर्गत रखा जाए, वर्गीकरण करना इसका आसान नहीं है, इसलिए बड़ा बड़ा मोटा मोटा जो है वो तो इसमें लगा दिया, बाकी को अन्य सेवाओं के अंतर्गत रख दिया, तो ये पूछा नहीं जाएगा आपसे, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा ऑरेंज कलर में कौन सा, परिवहन, भंडारण और संचार, ये आता है चौथे स्थान पर। ये तीसरे पे ये होगी ना, अन्य सेवाएं आगे। चौथे पे कितना परिवहन, भंडारण और संचार का ये है 10.51%। एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पे परिवहन से संबंधित अगर कुछ भी आ जाए, हमारा जैसे पिछले में किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर का किया था कि राज्य की अर्थव्यवस्था में कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसका कितना प्रतिशत योगदान है, तो वहां पे अगर परिवहन, भंडारण और संचार सेवाओं का 10.51% अगर आपको कहीं पे लिखना हो ना, तो वहां पे ये लाइन हम लिख सकते हैं कि परिवहन, भंडारण और संचार का है लगभग 10.51% का योगदान है, ठीक है ना। अब क्या रह गया, हमारा रहा है लोक प्रशासन, ठीक है, वित्तीय सेवाएं भी है आगे 5वें, वैसे इनका क्रम नहीं पूछेंगे, ठीक है ना, ये मोटा मोटा मैं ऐसे बता रही हूँ आपको। वित्तीय सेवाएं आगे हमारी 8.59% के साथ। और लोक प्रशासन का कितना है, 7.21% का योगदान है। सेवा के क्षेत्र में देखें ना, तो हमारे लोक प्रशासन का योगदान सेवा क्षेत्र में 7.21% का योगदान है, ठीक है ना। तो पहले स्थान पर व्यापार, होटल और जलपान गृह का योगदान हो गया। ये आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब एक बात मैं आपको ये यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये वी शेप में गिरावट दिख रही है, ठीक है ना। जैसे आपको पता है कि कोरोना महामारी के कारण हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था वो वी शेप पे आ गई थी। वी शेप में कितना क्या होता है कि एकदम से तो स्लो डाउन होता है, इकोनॉमी का नीचे गिरती है, और एकदम से वापस जैसे ही सारी गतिविधियां आर्थिक क्षेत्र की खुलती है तो वापस से क्या राइज हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें सेवा क्षेत्र में क्या हुआ, सेवा क्षेत्र में जैसे आपको पता है कि बैंकिंग क्षेत्र हो चाहे परिवहन हो, सबके सब एकदम से बंद हो गए थे, तो एकदम से वो क्या नीचे गिर गया था। तो इसके जहां पे 2021 में देखें तो 2021 में प्रचलित मूल्यों पर वृद्धि दर तो इसकी हो गई थी -2.4 पर स्थिर मूल्यों पर वृद्धि देखिए तो -8.4 पे थी, ठीक है ना, -5.84 पे। कितनी, -5.84 पे। इसके वृद्धि दर पूछे जाने की संभावना है, क्यों, ये माइनस में चला गया था, ठीक है ना। ऐसे कृषि क्षेत्र को देख के छोड़ के उद्योग और सेवा क्षेत्र दोनों के दोनों माइनस में, ऋणात्मक वृद्धि दर रही थी इसके, ठीक है ना। अभी प्रेजेंट में जैसे ही इसके बाद 2021 के बाद हमारी अर्थव्यवस्था एकदम से खुली, तो इसमें क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे प्रचलित मूल्यों पर वृद्धि दर तो 16.14% रही है, और स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर 11.89% की रही है, ठीक है ना। क्लियर हो गया आपका, वी शेप में है। सकल राज्य मूल्य वर्धन में वर्ष 2019-20 में सेवा क्षेत्र का योगदान तो था 47.63 से घटकर वर्ष 21-22 में 45.10 रहने का अनुमान है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि सकल राज्य मूल्य वर्धन में वर्ष 19-20 में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत था, ये पूछा जा सकता है। हम कहीं प्रेजेंट के अनुमानित अगर हम देखें तो अनुमानित तो 45.10 है, हमें इसको याद करें तो हो सकता है कि आरपीएससी उसको पूछने के बजाय ये पूछ ले कि 19-20 में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत था, ठीक है ना। 19-20 दे रखा है, इसीलिए यहाँ पे 47.63% उस टाइम ज्यादा था, और उसके बाद कोरोना महामारी के कारण ये गिर गया, और 21-22 में यहाँ पे अनुमानित किया 45.10%, ठीक है। आपको क्लियर हो गया। अब सेवा क्षेत्र में जैसे हमने पर्यटन दिया, तो इकोनॉमिक सर्वे में पर्यटन का दिया हुआ है, हालांकि पर्यटन पे अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स में तो इसका क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना इतनी है कि कितने लाख पर्यटक है वो हमारे राज्य में आए। राजस्थान हमारा पता ही है, हमारे पर्यटन का राजस्थान बहुत ही आकर्षित करता है। यहाँ पे इनकी कुछ राज्य की भौगोलिक संरचना भी इस हिसाब से है कि एक तरफ तो जहाँ मरुभूमि है, वहीं दूसरी तरफ देखें तो पर्वत, पहाड़, अरावली हमें देखने को मिलती है, कहीं पे मैदानी क्षेत्र देखने को मिलता है। तो और राज्य की क्या है, जो विरासत है वो भी इस हिसाब की रही है कि ऐतिहासिक विरासत में राज्य में किले आ गए, महल आ गए, तो ये काफी यहाँ पे देखने को मिलते हैं ना।
ठीक है ना। तो राजस्थान की जो रंग बिरंगी संस्कृति है वो पर्यटकों को हमेशा ही आकर्षित करती रही है। हालांकि वर्ष 2021 में राज्य में 220.24 लाख पर्यटक आए थे, 220.24 लाख आए थे। इसमें भी घरेलू पर्यटक ज्यादा थे, हमारे स्वदेशी पर्यटक थे वो तो 219.89 थे, और विदेशी थे वो 35 लाख थे हमारे, ठीक है ना। विदेशी तो 35 लाख आ गए और स्वदेशी देखें तो 219.89 हो गए, टोटल है 220, ठीक है ना। ये पॉइंट पे 35 था, ठीक है ना, शायद ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। अगर इसमें कुछ एरर दिखा तो मैं आपको फिर से, मुझे एक बार याद नहीं आ रहा है, मैंने टाइप किया था तो उस टाइम 0.35 था शायद, टाइपिंग एरर कुछ है तो मैं आपको जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको बता दूंगी कि यहाँ पे एग्जैक्ट कितना डेटा है, ठीक है ना। अभी मैं नहीं बताऊंगी कि कहीं गलत हो जाए और फिर आप गलत याद कर लें। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको जैसे होगा इकोनॉमिक सर्वे में देखो आपको कंफर्म बता दूंगी कि कौन सा है, ठीक है ना। हमारा इसका लाभ क्या होता है, चलिए ये बता दें, ये लाभ क्या होता है पर्यटन क्षेत्र का। अगर पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया तो राज्य की अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि आप ही देखिए कि अगर पर्यटक आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं तो रेवेन्यू, एक तो राज्य को रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है ना, रेवेन्यू जनरेट होता है। एक अगर पर्यटक आते हैं तो हमारे जैसे उनको गाइड वगैरह होते हैं तो उनको गाइड करने के लिए भी लोग को रोजगार मिलता है। दूसरी बात अगर है कि वो यहाँ पे अगर मान ली कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, राजस्थान हस्तशिल्प उद्योग में बहुत ही फेमस, हमें भी बताया, तो लोगों को ये जो हमारा हस्तशिल्प उद्योग है ये बहुत आकर्षित करता है, और जो पर्यटक आते हैं वो यहाँ से कुछ ना कुछ खरीद के जरूर जाते हैं। तो इससे हमारे राज्य के हस्तशिल्प उद्योग को भी बढ़ावा मिलता है। आधारभूत संरचना, सिंपल सी बात है कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना है तो हर क्षेत्र में आधारभूत संरचना जैसे होटल वगैरह हो गए या फिर रोड वगैरह हो गई, तो वो भी क्या है हमें डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। तो रोजगार सृजन होगा, हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, आधारभूत संरचना को बढ़ावा मिलेगा, राज्य को राजस्व की प्राप्ति तो हो गई ही, तो ये हमारे इसके फायदे हो गए, ठीक है ना। गया ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास। पर्यटन पे तो जैसे मैं आपको बता दूं कि पर्यटन का जो हमारी फोर्थ पेपर का ऐसे है उसका पर्यटन पे आता ही आता है, पिछली बार भी आया था और उससे पिछली बार भी इसका पर्यटन पे ऐसे आया था। तो राज्य के इसको घुमा के चाहे किसी तरह का पर्यटन नाम दे दे, चाहे सांस्कृतिक पर्यटन कर दे, धार्मिक पर्यटन कर दे, ऐतिहासिक पर्यटन कर दे, ठीक है ना। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास, तो मोटा मोटा आपको तो पता होना चाहिए कि राज्य में पर्यटन की क्या स्थिति है, ऐतिहासिक किले वगैरह कितने हैं, तो वो सब आपको बताते हुए फिर लास्ट में अगर आपको लिखना हो तो वहां पे भी ये लिखने के काम आएगी। और जो हमारा जीएस का पेपर है तो उसमें तो काम आनी है, वो अलग सी बात है। तो एक तो राजस्थान की जो पर्यटन नीति, हालांकि इकोनॉमिक सर्वे में राजस्थान की पर्यटन नीति सिर्फ वर्ड दिया हुआ है, राज्य की पर्यटन नीति है क्या ये नहीं बताया गया, तो ये आपको अलग से करवा दी जाएगी। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि राज्य की पर्यटन नीति 2020 के, इतना आपको पता होना चाहिए। क्यों प्रीलिम्स में तो नहीं आएगी, पर मेंस में हो सकता है कि राज्य की पर्यटन नीति से संबंधित जो मुख्य विशेषताएं हैं वो पूछी जा सकती है, तो ये हम अलग से कर लेंगे, ठीक है ना। अभी हम इकोनॉमिक सर्वे की हमारी क्लास चल रही है तो मोटा मोटा उसी के अकॉर्डिंग हम इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो पर्यटन नीति हमारी 2020 की, एक तो हमें ये पता होना चाहिए। इसके अनुपालन में 16 अप्रैल 2021 को गेस्ट हाउस स्कीम 2021 को लागू की गई। तो एक तो ये पूछा जा सकता है कि जो गेस्ट हाउस स्कीम है वो कब लागू की गई, तो गेस्ट हाउस स्कीम हमारी 16 अप्रैल 2021 को लागू की गई। कब की गई, 16 अप्रैल 2021 को गेस्ट हाउस स्कीम लागू की गई, ठीक है। 1 जुलाई 2021 को हेरिटेज संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी करने के लिए संशोधित गाइडलाइन। अब सरकार क्या है, हमारी हेरिटेज संपत्ति है उनको प्रमाण पत्र भी तो देती है कि ये हमारी हेरिटेज संपत्ति घोषित की जाती है, तो उसके लिए गाइडलाइन संशोधित कर दी। हालांकि ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये कुछ इतना खास नहीं है, ठीक है ना। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के अनुपालना में 21 अक्टूबर 2021 को राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना लागू की गई। अब ये होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना कौन सी है, हम पता होना चाहिए। सरकार ने पहले से पेइंग गेस्ट योजना शुरू कर रखी थी कि अगर पर्यटक आते हैं तो उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो और उनके रहने की उचित व्यवस्था की जाए। अब सरकार ने ऐसे कहा कि इसको वो थोड़ा विस्तार देते हुए ऐसे कह दिया कि मान लीजिए किसी का घर है और उस घर में घर वालों को एक मतलब पर्यटक आ गए हमारे, तो उनको रहने की परमिशन मिल सकती है घर में,
ठीक है। बाकायदा क्या है कि पहले तो क्या होता कि अगर आपको पेइंग गेस्ट अगर आपको बनाना है तो सरकार से इसकी परमिशन लेनी पड़ती थी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ते थे। अब सरकार ने क्या किया कि नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको पेइंग गेस्ट अगर आपको घर को अगर पेइंग गेस्ट बनाना है तो इसके लिए आपको 7 दिन की एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और पर्यटन विभाग क्या करेगा, उसकी आपको परमिशन दे देगा। पर इसमें यहाँ पे शर्त ये है कि यहाँ पे आपको जो आपकी फैमिली है, जिस बंदे का घर होगा उसके फैमिली को वहां पे रहना अनिवार्य होगा, ठीक है ना। बाकी तो बहुत सारे जैसे इतने कुछ आकार वगैरह निश्चित किया गया है कि इतने कम से कम इतने स्क्वायर फीट का घर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो तो अलग से है। पर मोटा मोटा अगर इसकी बात करें तो इसके अंतर्गत ये आता है, ठीक है ना। लागू कब की गई? 21 अक्टूबर 2021 को नई योजना है तो पूछी जा सकती है, और इकोनॉमिक सर्वे में दे रखी है तो पूछी जाने की संभावना है, ठीक है ना। और पर्यटक सूचना ब्यूरो सीकर को पर्यटक स्वागत केंद्र सीकर में क्रमोन्नत किया गया। विभाग के द्वारा अहमदाबाद में नया पर्यटक सूचना ब्यूरो, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अहमदाबाद में नया पर्यटक सूचना ब्यूरो बनाया गया है, अहमदाबाद में बनाया गया है नया पर्यटक सूचना ब्यूरो, विभाग के द्वारा, हमारा पर्यटन विभाग है ना, उसने बनाया है, ठीक है। राजस्थान आने वाले पर्यटकों की यात्रा को सहज और यादगार बनाने के लिए विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री ने राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप शुरू कर दिया। अब टूरिज्म मोबाइल ऐप पे क्या होगा कि इसके अंतर्गत अगर आप मोबाइल ऐप में खोलोगे तो यहाँ पे बता देगा कि आपके ये हमारी दर्शनीय स्थल है राज्य में, तो आप इनका भ्रमण कर सकते हो, या जो हमारी गाइड है उनके भी बारे में दी गई है कि आप इनको गाइड बना सकते हो। तो हमारी जो पर्यटक आने वाले हैं उनकी यात्रा को सहज बनाने के लिए सरकार ने, आजकल जैसे हर चीज का ऑनलाइन चलता जा रहा है, तो सरकार ने पर्यटन क्षेत्र है हमारा उसको भी ऑनलाइन ले जाने की तरफ एक ये प्रयास है, ठीक है। ये यहाँ पे अगर वो आ जाए ना, सूचना संचार प्रौद्योगिकी में सरकार द्वारा किए गए प्रयास, वहां पे ये लिखने का काम आएगा, डायमेंशन आ जाएगा ना पर्यटन को अलग से एक ऐसे डायमेंशन देने के लिए। जैसे हम लिखते हैं ना, अगर राज्य में संचार या सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास क्या क्या, तो वहां पे इसे अलग अलग बना देना। जैसे पर्यटन का अलग से आपने टॉपिक बना दिया, शिक्षा का अलग से बना दिया, ठीक है, सेवा क्षेत्र या जो हमारी पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसका अलग से बना दिया, प्रशासनिक सेवा लगा देना चाहिए, ठीक है ना। इस हिसाब से अगर आप वहाँ पे पर्यटन को भी इंक्लूड करोगे तो हाँ ठीक है, अच्छा एक इफेक्ट जाता है उस पर। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 सितंबर को सरकार ने क्या किया, वर्चुअल आयोजन करके किन किन का विमोचन किया, मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना का उद्घाटन किया, ठीक है ना। तो मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब लागू हुई? 27 सितंबर 2021 को लागू हुई। 27 सितंबर इधर हो जाती, मैं आपको दिख रहा है ना। 27 सितंबर 2021 को सरकार ने क्या किया, मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना। अब क्या हुआ, कोरोना काल में हमारा पर्यटन उद्योग पूरी तरह गड़बड़ा गया। क्यों? पूरी अर्थव्यवस्था लॉकडाउन हो गई तो लोगों का आना जाना बंद हो गया, तो पर्यटन उद्योग तो पूरा का पूरा हमारा खत्म ही हो गया मानो, ठीक है। तो वहां पे पर्यटन उद्योग को संबल देने के लिए सरकार ने क्या किया कि उनको मतलब वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ठीक है। वित्तीय सहायता सरकार ने क्या किया कि बहुत ही कम ब्याज दर पर आपको लगभग 25 लाख रुपए तक, जहां तक मुझे याद है, हालांकि मैंने इसको पढ़ा नहीं तो मुझे एग्जैक्ट इसकी नहीं याद है, पर 25 लाख रुपए आपको लगभग 1% के ब्याज पर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। बाकी मैं इसको जैसे हमारी जो करंट अफेयर में जो योजनाएं चल रही है वहां पे आपको मुख्यमंत्री पर्यटक उद्योग संबल योजना डिटेल में करवा दी जाएगी, ठीक है ना। सिर्फ डेट से तो काम चलेगा नहीं, इसमें और सरकार के द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए वो अभी आपको पता होना जरूरी है, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ हमारा इकोनॉमिक सर्वे था, यहाँ पे सिर्फ मुख्यमंत्री पर्यटक उद्योग संबल योजना नाम दिया हुआ है। ये कोरोना काल में जो हमारा पर्यटन उद्योग खत्म हो गया था उसको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की गई है, ठीक है। ये कोई काम की चीज नहीं है, ये आपको पुस्तकों का विमोचन किया, ये हर चीज में करते ही है, ठीक है ना। व्यापार को आसानी से संचालित करने के तहत फिल्म शूटिंग अनुमति एवं ट्रेवल टूर ऑपरेटर पंजीकरण की सुविधा 1 जनवरी 2021 से पूर्णतः ऑनलाइन कर दी गई है। सरकार यहाँ भी ऑनलाइन कर रही है। हमारा राजस्थान है जो वेडिंग डेस्टिनेशन में या फिल्म शूटिंग के लिए बहुत ही फेमस रहा है, तो बॉलीवुड जो हमारा है उसके लिए, तो सरकार ने क्या किया कि भाई अगर यहाँ पे फिल्म शूटिंग करना चाहते हो या ट्रेवल टूर ऑपरेट करना चाहते हो तो ऑनलाइन आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, ठीक है। बजट घोषणा 2021-22 में प्रमुख हिंदू, जैन, सिख और मुस्लिम तीर्थ स्थलों के धार्मिक पर्यटन सर्किट के विकास के लिए राज्य में सर्वोत्तम संभाव को बढ़ावा देने के लिए शेखावटी
और गौड़वाड़ पर्यटन सर्किट के विकास हेतु इतनी राशि स्वीकृत, कितनी राशि स्वीकृत की गई ये हमें नहीं करना, ठीक है ना। पर किन दो का ये पूछ सकते हैं कि सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किन दो पर्यटन सर्किट है उनका चयन किया। तो वैसे जैसे हमारे राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या किया, इसे 9 पर्यटन सर्किट में विभाजित कर दिया, ठीक है ना। पर 2 पर्यटन सर्किट है, एक तो शेखावटी का और एक गौड़वाड़ का। इसको सरकार ने क्या किया कि हम सर्वोदम संभाव को बढ़ावा देने के लिए इन 2 सर्किट को विकसित करेंगे, ठीक है ना। कौन कौन से, शेखावटी और गौड़वाड़ को। अब यहाँ पे भाई इकोनॉमिक सर्वे में 5 मेले दिए हुए हैं, हालांकि बाकी मेलों का आपको नाम से पता चल जाएगा। पर ये एक तो ये बात है कि फरवरी मार्च में आयोजित किए जाते हैं। तो आरपीएससी का ये पूछा जा सकती है कि एक तरफ मेले दे दे आपको और एक तरफ माह दे दे, कौन से महीने में आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। तो इधर जैसे मेले का नाम दे दिया, इसे कौन से महीने में आयोजित किया जाता है और आपको सुमेलित करना है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकती है आरपीएससी। और हालांकि एक ये भी पूछ सकते हैं जैसे मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। जैसलमेर में करते हैं मरु महोत्सव का, नाम से पता चल रहा है। पर बाद में मरु महोत्सव में अगर बात ये कह दे जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सारे मरु क्षेत्र के दे दे, तब वहां पे कंफ्यूजन होता है कि कौन से में किया जाता है। तो जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। ब्रज होली उत्सव, वैसे तो ब्रज होली उत्सव भरतपुर में आयोजित किया जाता है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ब्रज होली उत्सव, इसको सुमेलित करना बाई चांस पूछ ले तो ये आ सकता है ब्रज होली। वैसे तो हमें पता है कि इधर जो हमारा ब्रज क्षेत्र यूपी के साइड का है, जैसे धौलपुर है, भरतपुर हो गया, अलवर हो गया, तो ये कहलाता है, उसका असर आता है। पर भरतपुर में आयोजित किया जाता है मेनली ब्रज होली उत्सव, तो ये भरतपुर आपको टिक करना है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग महोत्सव, ये तो हमें नाम से पता चल रहा है। शेखावटी उत्सव लक्ष्मणगढ़ में, वैसे शेखावटी हमारा सिकरचूरू झुंझुनू का एरिया है, पर यहाँ पे शेखावटी उत्सव का आयोजन के लिए यहाँ लक्ष्मणगढ़ जो स्पेशल दिया हुआ है, लक्ष्मणगढ़ सीकर में है ना, तो उसका स्पेशल दिया हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है, तो हमें पता होना चाहिए। नागौर मेला तो नागौर में आयोजित होता है, ये पता ही है। पर ये पूछा जा सकता है कि ये फरवरी मार्च में आयोजित होते हैं, तो हाँ हमें पता होना चाहिए फरवरी मार्च में आयोजित होता है। और मरु महोत्सव जैसलमेर में, ब्रज होली उत्सव भरतपुर में, ये दोनों आप कौन कौन से स्थान पर आयोजित होते हैं वे कर लीजिए, ठीक है ना। अब 27 डेट मैंने ने रखती कब किया क्या कि एक तो मचकुंड धौलपुर, ठीक है, चित्तौड़गढ़ किला, जय निवास उद्यान जयपुर और मीरा स्मारक मेड़ता सिटी नागौर में साउंड एंड लाइट शो का उद्घाटन किया। कलर चेंज कर लें क्या, ठीक है, ये दिख रहा है, ब्लैक पे ब्लैक नजर ही नहीं आ रहा था। हमारे एक स्टूडेंट ने कहा था कि मैम कलर इस हिसाब से चूज कीजिए कि जिससे ये वो क्लियर दिखाई दे। एक्चुअली में कभी कभी हम जल्दी में होते हैं ना, तो उस टाइम मैं ध्यान में नहीं रहा मेरी, बाकी मोस्टली मैं ध्यान में रखती हूँ कि आपको इस प्रकार की परेशानी ना हो। और आप प्लीज़, आपने बहुत अच्छा इनपुट दिया, उसके लिए मैं आपका थैंक यू सो मच करना चाहूँगी। और इस हिसाब से अगर आपको कुछ हमारा जो कंटेंट है या इसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, तो आप अपने जो इनपुट है वो हमें दे सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जितने भी जो भी समस्याएं आपको आ रही है उनका हम समाधान कर सके, ठीक है ना। बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करना हमारा उद्देश्य है, ताकि आपको जो प्रॉब्लम्स स्टूडेंट को मोस्टली आती है कि वो है कि आप अगर कोचिंग नहीं ले रहे हैं या घर बैठे अगर आप अपना करना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो आरएस के लिए, तो उनको ये समस्या रहती है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से मेंस में आंसर फॉर्मेट करना चाहिए, तो ये समस्या रहती है। तो हमारी पूरी कोशिश यही है कि आपको पहल अकेडमी के माध्यम से मिनिमम फीस में हम आपको ये सब चीजें प्रोवाइड करवा सके, एक तो क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड करवा सके और एक आपको ये गाइड कर सके कि कौन सी चीज प्रीलिम्स में किस हिसाब से आएगी, मेंस में किस हिसाब से आएगी, ठीक है ना। और अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत और कहीं सुधार की जरूरत है, तो आप अपने इनपुट हमें बेशक दे सकते हैं, ठीक है। तो मचकुंड धौलपुर में, चित्तौड़गढ़ किला और जय निवास उद्यान जयपुर में और मीरा स्मारक मेड़ता सिटी नागौर में, ठीक है ना। इनमें तो साउंड एंड लाइट शो का उद्घाटन किया है, कौन सा, साउंड एंड लाइट शो का, ठीक है।
और जो हमारा गढ़सीसर लेक है जैसलमेर का, उसमें लेजर वाटर शो का उद्घाटन किया गया, ठीक है ना। तो ये याद करने की आपको सख्त जरूरत है कि गढ़सीसर लेक जैसलमेर में तो लेजर वाटर शो का उद्घाटन किया गया, ठीक है ना। लेजर प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में किस में लेजर वाटर शो का उद्घाटन किया गया। 3 नाम इसके दे देंगे, 1 नाम इसका दे देंगे, तो गढ़सीसर लेक जैसलमेर में उद्घाटन किया। और ये भी पूछा जा सकता है साउंड एंड लाइट शो का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो मचकुंड धौलपुर में किया गया है, चित्तौड़गढ़ किला में किया गया है, जय निवास उद्यान जयपुर में किया गया है, और मीरा स्मारक मेरठ सिटी नागौर में किया गया है, ठीक है ना। और साउंड ये लाइट शो हो गया, और गढ़सीसर लेक जैसलमेर में लेजर वाटर शो हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये इसमें इकोनॉमिक सर्वे में दिए हुए हैं, तो आने की बहुत ज्यादा इसमें चांसेस है कि इकोनॉमिक सर्वे के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो सरकार के होते हैं। एक तो जो हमारी सूजस होती है, सूजस जैसे हमारे करंट अफेयर जो करवाया जा रहा है मोस्टली सूजस से बनाया जा रहा है, तो एक तो सूजस से आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, और एक हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है इससे आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों हम कोशिश कर रहे हैं कि इस हिसाब से दोनों को कवर कर ले। जो हमारा करंट अफेयर है उसमें सूजस को पूरा का पूरा कवर किया जा रहा है, ताकि आपको जो क्वेश्चन है, एक बात मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर है ना, इसमें सूजस से तो लिए जाते हैं राजस्थान के, साथ ही अगर भारत सरकार के भी लिए जाते हैं तो वो पीआईबी की साइड से हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां से कवर करके आपको बता दे, ताकि ऑथेंटिक सोर्स से अगर आपको मिले तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है ना। अब पुरातत्व संग्रहालय में क्या है कि पुरातत्व संग्रहालय में ये देखिए भाई, यहाँ पे दिए हुए कुछ यहाँ पे कि कौन से जिले में कौन सा हमारा पुरातत्व जो हमारी संपदा है, ठीक है ना। तो ये अगर इसमें इकोनॉमिक सर्वे में दिया है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इससे क्वेश्चन आरपीसी के द्वारा किए जा सकते हैं, ठीक है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि पूरा संपदा होती क्या है। पूरा संपदा पुरातत्व संग्रहालय विभाग की विभागीय शोध पत्रिका है। ये पूछा जा सकता है कि पुरातत्व संग्रहालय विभाग की विभागीय शोध पत्रिका क्या है, तो ये भी पूछ सकते हैं, या फिर पूरा संपदा क्या है ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब है क्या, भवानी नाट्यशाला तो होगी हमारी झालावाड़ में। ये देखिए मैं मोटा मोटा आपको पढ़ के ही बता देती हूँ, बाकी आपको याद तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फतेहगढ़ किला अजमेर में है, फलोदी कोट जोधपुर में, ये हमें सभी को पता है। शिव मंदिर औसिया जोधपुर के फेमस है, ये हमें पता है। सज्जनगढ़ किला उदयपुर का है, साहिबाद का किला 12 में, यहाँ ठीक है। सिरगढ़ किला अटरू 12 में है, डिग किला भरतपुर में है, सज्जनगढ़ किला उदयपुर का है। सज्जनगढ़ दोबारा आ गया, यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक है। तालाब से बाड़ी धौलपुर की है ना। ये याद कर लीजिए आप, यहाँ पे रोक के अपने स्लाइड को, और फिर आप यहाँ पे याद कर लीजिए। ये अगर इसमें इकोनॉमिक सर्वे में दिया है तो चांसेस है कि आरपीएससी यहाँ से क्वेश्चन राइज कर ले, ठीक है। मुझसे हो ही नहीं रहा गाइस। ये ओपन हो गया तो मुझसे बंद होने का काम बंद ही नहीं हो रहा मुझसे। सुखमहल कहाँ के, बूंदी का है। 84 खंभों की छतरी बूंदी की है। चोपड़ा मंदिर धौलपुर का है। धूलकोट उदयपुर का है। पन्नालाल साय का तालाब खेतड़ी झुंझुनू में है। होलकर की छतरी भरतपुर की है। चांद सिंह की छतरी गनेरी सिकर, बारा किला अलवर, मचकुंड धौलपुर, प्राचीन प्रसाद कुमेर भरतपुर, ठीक है ना। ये आपको याद करना पड़ेगा, तो एक बार आप स्लाइड को रोक के याद कर लीजिए, ठीक है ना। ये सेम भी है, पटुओं की हवेली जैसलमेर की तो बहुत फेमस है। ये टाइपिंग एरर हो गया, ठीक है ना। बृहतरी गुम्बद तिजाला अलवर का है। पुरा स्थल चंद्रावती सिरोही का है, ये हमें पता है। सरवाड़ किला अजमेर का। सिवाना दुर्ग बाड़मेर का। शिव मंदिर बावड़ी जोधपुर का। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आरपीएससी का ये रहता है कि एक तरफ तो जैसे कोई पुरातत्व मंदिर या कुछ भी दे दिया, हाँ, और दूसरी तरफ कहाँ पे है ये आपको स्थल पता होना चाहिए कि ये भाई इस स्थल पर है, ठीक है ना। तो फिर उससे सुमेलित करना पूछती है, तो ये आरपीएससी का फेवरेट पैटर्न है तो पूछ सकती है इसमें, ठीक है। ये भी आप याद कर लीजिए। अब भारत सरकार के निर्देशानुसार सर्वप्रथम राजस्थान में करौली जिले को
अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एक तो करौली जिले को 100% डिजिटाइजेशन के लिए चिन्हित किया गया था। ये पूछ सकते हैं कि राज्य में सर्वप्रथम राज्य के किस जिले को 100% डिजिटाइजेशन के लिए चिन्हित किया गया था, तो करौली जिले को चिन्हित किया गया। ठीक है, अब सरकार ने क्या किया कि 4 अगस्त 2021 को अजमेर और धौलपुर को राज्य में 100% डिजिटाइजेशन के उद्देश्य के लिए चुना गया है। किसको? अजमेर को और धौलपुर को चुना गया है। अजमेर को और धौलपुर को चुना गया है। ठीक है, और सबसे पहले किसको चूज किया है? करौली को। ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो करौली को सबसे पहले चूज किया गया था कि 100% हम डिजिटाइज कर देंगे। और अब प्रेजेंट में सरकार ने किसने चूज किया है? अजमेर और धौलपुर को सरकार ने चूज किया है। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया योजना हालांकि काफी पुरानी है, पर इकोनॉमिक सर्वे में दी हुई है तो मैंने इसको भी करवाना चाहा। इस योजना की शुरुआत हमें पता है कि स्टैंड अप इंडिया सरकार ने क्या किया कि कौशल विकास के बढ़ावा देने के लिए और इंडिया में स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू कर दी, स्टार्टअप इंडिया शुरू कर दी। तो यहाँ पे सरकार ने क्या? स्टैंड अप इंडिया अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों को उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार चाहती है कि सब एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहती है। तो सरकार ने स्टार्टअप शुरू किया, स्टैंड अप इंडिया शुरू कर दिया। स्टार्टअप तो जैसे सबके लिए है, पर स्टैंड अप इंडिया सरकार ने क्या किया? स्पेशल लोग जो बैकवर्ड जो हमारे हैं वंचित लोग हैं उनके लिए, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमी। आपको भी पता है कि महिला एंटरप्रेन्योरशिप बहुत कम देखने को मिलते हैं हमें, तो सरकार ने इन तीनों के प्रोत्साहित करने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू कर दी। ठीक है ना, इसका सॉरी मैंने कौशल विकास बोल दिया, कौशल विकास के लिए नहीं है ये, एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए ये। ठीक है ना, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए। इसमें इसका उद्देश्य संस्थागत ऋण संरचना की सेवा से वंचित आबादी तक 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक की ऋण सुविधा। अगर आप उद्यमशीलता का, अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो सरकार ने यहाँ पे क्या किया कि अगर आपको 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक की ऋण सुविधा प्रदान कर देंगे हम भाई। और ऋण की अवधि कितनी है? 7 वर्ष तक। 7 वर्ष की अवधि तक आपको ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। और कितने राशि? 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक की। हालांकि काफी पुरानी है, पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है। ठीक है ना, तभी मैंने इसकी डेट भी यहाँ पे नहीं डाली क्योंकि चांसेस कम है इसको। पर अगर आपको कहीं पे भी उद्यमशीलता से संबंधित सरकार की योजना अगर मेंस में लिखनी हो तो वहां पे आप स्टैंड अप और स्टार्टअप इंडिया का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही स्माइल करते रहिए गाइस, स्माइल करते करते पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को लेकर, सेवा क्षेत्र अभी खत्म नहीं हुआ है तो हमारी नेक्स्ट की जो क्लास होगी उसमें सेवा क्षेत्र को किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।